हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजी छापड़ा पीजीटी बायोलॉजी जीजीएचएस हसनपुर तावड़ू नू से। आज हम क्लास 12th में बायोलॉजी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में आगे जाने पढ़ेंगे। जेनेटिक्स से जुड़ी कुछ डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। जीन, इट इज अ यूनिट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। मीन्स जीन जो है वो डीएनए का फंक्शनल यूनिट होता है और ये कैरेक्टर के अपीयरेंस और इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनहेरिटेंस मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर के लिए। Alleles are a pair of genes that control the two alternatives of the same character and located at the same locus in the homologous chromosome। लाइक हमने पढ़ा था ना प्लांट हाइट, जो प्लांट हाइट का कैरेक्टर था उसके दो ट्रेट्स थे, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। तो उनके लिए दो अलग अलग अलीलिक पेयर्स थे और ये अलील्स जो हैं ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं ऑन द सेम लोकस। यहाँ देख सकते हैं सेम पोजीशन के ऊपर, लोकस को हम जीन पोजीशन भी कह सकते हैं। सेम लोकस इन द होमोलोगस क्रोमोसोम। जीन लोकस, इट इज द रीजन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन। ये वो जगह है, ये पोजीशन है जो कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन की लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है। हेट्रोजाइगस, द ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द अलील्स आर डिफरेंट फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट। तो आपको याद होगा F1 जनरेशन में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, हमें F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट्स मिले थे उनके अंदर एलिलिक पेयर डिफरेंट था, राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एलिलिक पेयर में दोनों अलील्स डिफरेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। लाइकवाइज ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द अलील्स आर सेम फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक ट्रेट के लिए दोनों अलील्स सेम है, लाइक कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस फॉर दैट ट्रेट। डोमिनेंट अलील, द जीन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट अलील। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर आपको याद है तो आपको याद होगा कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स हमें मिले थे वो हेट्रोजाइगस थे, राइट, एंड दे वर टॉल। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करती है या जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट अलील। एंड जो ट्रेट या अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे हम कहते हैं रिसेसिव अलील। द जीन विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव अलील। जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच डिटरमाइंस द कैरेक्टर्स, राइट। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कि एलिलिक पेयर्स कौन से प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये सब क्या आता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीनोटाइप के अंदर। तो जीनोटाइप डील्स विद जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस कि उसके अंदर कौन कौन से और किस प्रकार जो एलिलिक पेयर्स हैं, वदर वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है किसी ट्रेट के लिए, ये सब किससे हम डिटरमाइन करते हैं, उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप, इट इज द अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल बाहर से कैसा अपीयर हो रहा है, उसके फिजिकल कैरेक्टर्स क्या है जो हम देख सकते हैं, वो कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप। आई होप आपको याद है कि कौन सा क्रॉस था, राइट, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, प्लांट हाइट कैरेक्टर, और यहाँ पे क्रॉस करवाया गया टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स का, राइट। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या पता चला था कि जो दो ट्रेट्स हैं कैरेक्टर की उनमें से कोई एक ट्रेट डोमिनेंट रहेगी और दूसरी ट्रेट जो है रिसेसिव रहेगी। लाइक F1 जनरेशन में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो हाइब्रिड्स थे, यानी कि हेट्रोजाइगस थे अपने ट्रेट्स के लिए, उनके अंदर एलिलिक पेयर्स में अलील्स डिफरेंट थे, स्टिल उनमें फिनोटाइप क्या था, टॉल, मतलब कि टॉलनेस का जो अलील था वो डोमिनेंट था, राइट। बट जब यही एक्सपेरिमेंट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर किए गए तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स मिले। हम एक एग्जांपल लेते हैं स्नैपड्रैगन का।
इस प्लांट में दो तरह के फ्लावर्स को हमने एज पेरेंट यूज किया, रेड फ्लावर्स एंड वाइट फ्लावर्स। ये जो रेड और वाइट फ्लावर्स थे ये ट्रू ब्रेड थे। आई होप यू रिमेम्बर व्हाट इज ट्रू ब्रेड। और इनकी क्रॉसिंग करवाने पे जो F1 जनरेशन मिली वो रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज हमने अभी तक लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या देखा था कि पेरेंटल ट्रेट्स में से कोई एक ट्रेट जो है वो F1 जनरेशन में अपीयर होती है ना। बट यहाँ पे जो फ्लावर्स मिले वो किस कलर के थे, वो थे पिंक कलर के। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस गलत है? सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन दिस क्रॉस। सो यहाँ पे होमोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट्स और होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर प्लांट्स का क्रॉस करवाया गया। ऑब्जर्व किया गया कि जो फ्लावर कलर्स था वो इंटरमीडिएट था, नीदर रेड नॉर वाइट, ना ही रेड था ना ही वाइट था, वो इंटरमीडिएट कलर था, पिंक कलर। तो ऐसा क्यों हुआ? F1 प्लांट्स की मतलब उन पिंक फ्लावर्स की जब क्रॉसिंग करवाई गई तो देखा कि जो F2 जनरेशन थी उसमें फिनोटिपिक रेशियो था 1:2:1, मीन्स 1/4 प्लांट्स रेड थे, हाफ प्लांट्स 1.5 प्लांट्स पिंक थे और 1/4 प्लांट्स वाइट थे। और जीनोटिपिक रेशियो भी सेम था। तो ये मेंडल के जो रिजल्ट्स थे उनसे डिफरेंट था, क्योंकि मेंडल के रिजल्ट्स में मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो कितना था? राइट, इट वाज 3:1। तो यहाँ से कंक्लूड किया जा सकता है कि जीन ऑफ रेड फ्लावर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर जीन ऑफ वाइट फ्लावर, राइट, क्योंकि F1 जनरेशन में हमें एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिला। तो जीनोटिपिक रेशियो इज सेम एज मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो जीनोटिपिक रेशियो है वो मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा ही है, 1:2:1। बट जो फिनोटाइप है वो क्या है, वो डिफरेंट है, वो भी 1:2:1 है, जहाँ पे 1/4 प्लांट्स रेड फ्लावर्स हैं, हाफ ऑफ द प्लांट्स आर पिंक एंड 1/4 प्लांट्स आर ऑफ वाइट फ्लावर्स। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि रेड, इस पूरे क्रॉस को देखने के बाद हम ये चीज़ें बता सकते हैं कि जो रेड कलर का जीन है वो वाइट कलर के जीन के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। और F1 जनरेशन में जो पिंक फ्लावर्स का एक्सप्रेशन था, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये दोनों जीन्स हमेशा के लिए मिक्स हो गए। F2 जनरेशन के अंदर हमें फिर से पेरेंटल ट्रेट्स मिली, रेड फ्लावर्स एंड वाइट फ्लावर्स, राइट। इस फिनोमिना को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ टू प्योर प्लांट्स एज एन इंटरमीडिएट कंडीशन इन द F1 hybrids is known as incomplete dominance. It is also called blended or intermediate or mosaic inheritance. मतलब कि क्या हुआ कि दो प्योर प्लांट्स को जब हमने क्रॉस करवाया और हमें एक इंटरमीडिएट कंडीशन मिली, इसका मतलब कि डोमिनेंस कंप्लीट नहीं है, इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इट इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट डोमिनेंस का फिनोमिना काम कैसे करता है? How phenomena of dominance works? जीन, हमें पता है जीन क्या है। It is a functional unit of DNA which contains information to express a particular trait. इसके अंदर information होती है traits की। और जीन्स जो है उनकी दो कॉपीज होती है या पेयर ऑफ एलील होता है which code for contrasting traits. Alleles in a pair coding for trait may be same homozygous condition or different हेट्रोजाइगस कंडीशन, राइट। तो अब ये ध्यान रखना है कि हर जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? एलील्स, ठीक है ना। और एलील्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। सपोज देयर इज अ जीन विच प्रोड्यूसेस एन एंजाइम ई। सपोज कोई भी एक जीन है जो कि एंजाइम ई को कोड कर रहा है, ठीक है ना। तो उस जीन के दो एलील्स भी होंगे। It has two copies, one normal gene या allele and the other modified allele. Okay? Normal allele तो normal enzyme बनाता है, modified allele जो है वो क्या करता है? Somewhat different, मतलब कुछ उसके बनाए एंजाइम में कुछ डिफरेंस आ गया।
नॉर्मल एलील प्रोड्यूसेस नॉर्मल एंजाइम नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट S, ओके। और जो मॉडिफाइड एलील है इसके साथ हमारे पास 3 कंडीशंस अराइज होती है। पहला तो ये जो मॉडिफाइड एलील है या तो ये नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, मतलब एंजाइम बनाएगा वो नॉर्मल भी हो सकता है, और अगर नॉर्मल नहीं भी होगा तो उससे नॉर्मल एंजाइम से थोड़ा सा कम एफिशिएंट एंजाइम होगा, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, और तीसरी कंडीशन मतलब वो कोई एंजाइम बनाएगा ही नहीं। तो यहाँ से हमारे सामने क्या कंडीशंस आती हैं कि अगर तो मॉडिफाइड एलील जो है वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एलील बनाता है, इन दिस केस मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मॉडिफाइड एलील और नॉर्मल एलील ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो उसका फिनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। सेकेंड और थर्ड कंडीशन क्या थी कि मॉडिफाइड एलील या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, मतलब एंजाइम बना रहा है पर वो फंक्शनल नहीं है, काम नहीं करता है, या कोई एंजाइम बना ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में फिनोटाइप इफेक्ट होगा। ट्रेट विल ओनली एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल एलील, मतलब ट्रेट जो है वो अपने आप को नॉर्मल एलील की प्रेजेंस में ही एक्सप्रेस करेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो नॉर्मल एलील होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा क्योंकि वो ट्रेट को एक्सप्रेस करने में कैपेबल है, और जो मॉडिफाइड एलील है अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम या कोई एंजाइम बना ही नहीं रहा है तो इट विल बिकम रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव एलील। कोडोमिनेंस, when two alleles, different forms of a Mendelian factor, that is genes, are present on the same gene locus on homologous chromosomes, neither show dominant recessive relationship nor show intermediate condition, but both of them express themselves simultaneously is known as codominance। मतलब कि जब दो alleles जो है वो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप भी नहीं शो कर रहे हैं, इंटरमीडिएट यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो नहीं कर रहे हैं, बट अगर दोनों साथ आ जाएं तो एक अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ABO, आई गेस आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होगा, राइट। तो ये जो हमारे ह्यूमंस हैं उनके अंदर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। तो इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे ये ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट हो गए। जो RBCs होते हैं ना हमारे रेड ब्लड सेल्स, राइट, उनके सरफेस के ऊपर उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ कुछ शुगर पॉलीमर्स प्रोट्रूड करते हैं, मतलब शुगर पॉलीमर्स उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लगे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीजेंस। व्हाट आर दोज शुगर पॉलीमर्स प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द RBCs आर नोन एज एंटीजेंस। तो ये जो एंटीजेंस है ये कंट्रोल्ड होते हैं जीन I से। एक जीन है I विच इज नेम गिवन I जो कि इन शुगर पॉलीमर्स को कंट्रोल करता है, और ये हमारे पास 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अलील IA कोड्स फॉर एंटीजन A, अलील IB कोड्स फॉर एंटीजन B एंड स्मॉल I इट डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी एंटीजन। तो यहाँ पे एक ही जीन है और उसके 3 फॉर्म्स है ना, अब 2 नहीं 3 फॉर्म्स है इसके, ये ध्यान रखिएगा। IA एंड IB आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल I। तो इस वजह से ये डिफरेंसेस क्यों हैं, क्योंकि IA एंड IB जो है ये स्लाइटली डिफरेंट शुगर्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि स्लाइटली डिफरेंट एंटीजेंस प्रोड्यूस करते हैं, और स्मॉल I जो है वो कोई एंटीजन प्रोड्यूस, उसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता ही नहीं है और वो कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल I। क्योंकि ह्यूमन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हर पर्सन के अंदर इन 3 एलील्स में से कोई 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे, राइट। अगर IA और I ये दोनों
किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर एलीलिक पेयर में प्रेजेंट है तो उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? उसका ब्लड ग्रुप होगा ए, रीजन IA इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई. लाइकवाइज IB और स्मॉल आई प्रेजेंट हो तो ब्लड ग्रुप होगा B. और जब IA एंड IB ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, इन दैट कंडीशन ब्लड ग्रुप विल बी AB, बिकॉज ये दोनों को डोमिनेंस श्योर करते हैं. मीन्स कि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हैं तो ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इन 3 एलील्स की प्रेजेंस से हमारे पास यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आए, राइट. तो आप यहाँ से इस टेबल से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड ग्रुप है उसके लिए हमारे पास 6 जीनोटाइप्स है, राइट. और इन 6 जीनोटाइप्स से हमें मिलते हैं 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स. लाइक आप देख सकते हैं कि IA होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन में ब्लड ग्रुप A प्रोड्यूस बनाता है. देन IB होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन में ब्लड ग्रुप B बनाता है. लाइकवाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि A और B अगर एक साथ होंगे तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. तो AB, IA and IB together produce blood group AB. एंड लाइकवाइज स्मॉल आई जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तब बनेगा ब्लड ग्रुप O. तो हमारे पास 6 जीनोटाइप्स है और फिनोटाइप्स कितने आए? 4. सो दिस फिनोमिना इज कोडोमिनेंस. इन केस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप 3 एलील्स आर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर, है ना. तो ये कोडोमिनेंस के साथ साथ हमें एक और चीज बता रहा है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील्स. मतलब कि एक ही जीन के लिए 2 से ज्यादा अलील्स प्रेजेंट है या 2 से ज्यादा ट्रेट्स प्रेजेंट है. इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल अलील्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल अलील्स, देयर आर मोर देन 2 अलील्स ऑफ द सेम जीन. जो एक जीन है उसके 2 से ज्यादा अलील्स प्रेजेंट होंगे. All multiple alleles occupy the corresponding loci in the homologous chromosomes. Multiple alleles जो है वो corresponding loci means के वही same loci occupy करते हैं homologous chromosomes में. I hope you remember gene locus. Loci is the plural form of locus. Diploid organisms contain only 2 of the different alleles of a gene on each chromosome of the homologous pair. A gamete has only 1 allele of the group. और gamete के अंदर सिर्फ एक ही allele जाएगा उस ग्रुप में से. They conform to the Mendelian pattern of inheritance. और ये जो है इनका जो ट्रांसफर है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो मेंडेलियन पैटर्न मीन्स के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग ही होता है. नाउ नेक्स्ट हम एक और फिनोमेना की बात करेंगे और वो क्या है कि एक ही जीन 2 अलग अलग फिनोटाइप्स को कंट्रोल करता है. सो लेट्स सी प्लियोट्रॉपी. प्लियोट्रॉपी अकर्स व्हेन वन जीन इन्फ्लुएंसेस 2 or more seemingly unrelated phenotypic traits. मतलब जब एक ही जीन जो है वो 2 अनरिलेटेड फिनोटिपिक ट्रेट्स को कंट्रोल करता है. मतलब यहाँ पे एक जीन जो है वो एक ही प्रोडक्ट बना रहा है पर उस प्रोडक्ट के कारण 2 अलग अलग फिनोटिपिक ट्रेट्स डेवलप हो रही हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी. सच अ जीन दैट एग्जिबिट्स मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन. और ऐसे जीन को जो कि मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस शो करता है उन्हें हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन. स्टार्च सिंथेसिस एंड सीड शेप इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन. ठीक है ना. और इस जीन के 2 एलील्स होते हैं, कैपिटल B एंड स्मॉल b. तो ये 2 ट्रेट्स को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? तो इसके समझने के लिए हम इस क्रॉस को देखते हैं. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू ब्रेड बिग राउंड सीड्स वाला प्लांट का क्रॉस करवाया गया ट्रू ब्रेड स्मॉल रिंकल्ड सीड्स के प्लांट से, और F1 जनरेशन आई कैपिटल B स्मॉल b. तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो पहले पढ़े थे उसमें हमने जाना था कि F1 जनरेशन के अंदर जो है एक ट्रेट डोमिनेंट होती है और एक ट्रेट रिसेसिव, राइट. यही कंडीशन यहाँ भी आई. वो कैसे कि सारे सीड्स जो थे वो
राउंड शेप के थे। ओके, और जब इनको सेल्फिंग करने दिया, मतलब F1 प्लांट्स की सेल्फिंग पे फिर जो F2 जनरेशन मिली, ये तो सीड शेप की बात थी। अगर हम स्टार्च ग्रेन की बात करते हैं ना, तो क्या देखा गया कि जो कैपिटल बी मीन्स होमोजाइगस में कैपिटल बी जब प्रेजेंट था तो स्टार्च सिंथेसिस बहुत इफेक्टिव थी, और स्टार्च ग्रेन्स जो प्रोड्यूस हुए वो लार्ज साइज के थे, और सीड शेप जो था वो राउंड था, मतलब कि सीड शेप राउंड आया। ओके, एंड स्टार्च ग्रेन जो था वो बिग था। देन कैपिटल बी स्मॉल बी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में कुछ अलग रिजल्ट मिला। स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस हुआ वो इंटरमीडिएट साइज का था और सीड राउंड था, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस लग रहा है, राइट। और स्मॉल बी मीन्स के जब रिंकल्ड सीड का अलील जो था होमोजाइगस कंडीशन में था, तो स्टार्च सिंथेसिस लेस इफेक्टिवली हुआ, जिसकी वजह से स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए और रिंकल्ड शेप आया सीड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम सिर्फ सीड शेप की बात करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट है 3:1 आ रहा है, राइट, कि जो सीड शेप है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है रिंकल्ड सीड्स के ऊपर, राइट। बट अगर हम स्टार्च ग्रेन के साइज के ट्रेट की बात करते हैं, मतलब हम दूसरे ट्रेट की बात कर रहे हैं, किसकी, स्टार्च ग्रेन साइज की, तो उस कंडीशन में जो कैपिटल बी है वो स्मॉल बी के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, राइट। तो सीड शेप के केस में क्या हुआ, जीन बी वॉज डोमिनेंट एंड जीन बी वॉज रिसेसिव, राइट। और स्टार्च ग्रेन्स के केस में क्या हुआ, बिग स्टार्च ग्रेन्स वर प्रोड्यूस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल बी, starch grains of intermediate size were formed in heterozygous condition capital B small b, and starch grains of small size are formed in case of small b means कि जब राउंड सीड्स का अलील होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट था तब स्टार्च ग्रेन्स बिग थे, जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट थे मीन्स एक अलील राउंड शेप का और एक अलील रिंकल्ड शेप का, तो स्टार्च ग्रेन्स इंटरमीडिएट साइज के थे, और जब दोनों ही अलील्स रिंकल्ड शेप के थे मीन्स स्मॉल बी, तो स्टार्च ग्रेन्स जो थे वो स्मॉल साइज के थे, राइट। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम सीड शेप को कंसिडर करेंगे तो कैपिटल बी और स्मॉल बी डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, है ना। और अगर हम स्टार्च ग्रेन्स के कैरेक्टर की बात करेंगे तो इन दोनों अलील्स के बीच में क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene, मतलब जरूरी नहीं है कि एक जीन जो है अगर किसी एक कैरेक्टर के लिए वो डोमिनेंट है तो वो दूसरे कैरेक्टर के लिए भी डोमिनेंट होगा ही होगा। It depends much on the gene product and the production of a particular phenotype, मतलब so यहाँ तक हमने जाना प्लेयोट्रॉपी के बारे में, मीन्स वन जीन कंट्रोलिंग टू डिफरेंट और phenotypically unrelated traits। Now अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स मीन्स मेंडल ने क्या किया, जैसे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किए थे ना, वैसे ही उन्होंने एक ही क्रॉस में दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया। मेंडल वर्कड विद एंड क्रॉस्ड पी प्लांट्स दैट डिफर्ड इन टू कैरेक्टर्स। हाइब्रिड क्रॉस इन विच टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर स्टडीड इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो एक हाइब्रिड क्रॉस जिसमें हम एक साथ दो ट्रेट्स को स्टडी करते हैं क्या कहलाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के बीच में क्रॉस करवाया गया, मींस जो ट्रेट्स कंसिडर की गई थी पेरेंट्स में वो कौन सी थी, राउंड एंड येलो सीड्स, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। और F1 जनरेशन में जो सीड्स ऑब्टेन हुए वो किस तरह के थे, दे वर राउंड इन शेप एंड येलो इन कलर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो राउंड शेप है और जो येलो कलर है दे आर डोमिनेंट ट्रेट्स, मीन्स के राउंड और रिंकल्ड में से राउंड शेप डोमिनेंट है और येलो एंड ग्रीन कलर में से येलो कलर ऑफ द सीड इज डोमिनेंट।
और ये रिजल्ट्स आइडेंटिकल थे मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के, जो उन्होंने कंडक्ट किए थे सेपरेटली उन दोनों ट्रेट्स के लिए। लाइक राउंड सीड्स एंड रिंकल सीड्स के बीच में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने पर उन्हें मिला था कि F1 जनरेशन में सभी सीड्स राउंड शेप के थे। लाइकवाइज येलो सीड्स और ग्रीन सीड्स में क्रॉस करवाने पे उन्हें F1 जनरेशन में सारे ही सीड्स जो थे येलो कलर के मिले थे। सो यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस ने भी ये प्रूव कर दिया कि जो हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में ऑर्गेनिजम्स मिले हैं या रिजल्ट मिला है वो सही है। Then on selfing F1 generation, he got 4 types of seeds. F1 generation को सेल्फ करने पे उन्हें 4 types of seeds मिले, yellow round, green round, yellow wrinkled and green wrinkled. In the ratio of 9:3:3:1. Means yellow round seeds proportion में 9 थे, green round 3, yellow wrinkled 3 and green wrinkled were 1. और जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज दोनों सेम थे। और इन 4 टाइप्स के सीड्स में से 2 पेरेंटल टाइप्स थे, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड, और 2 न्यू कॉम्बिनेशंस वर आल्सो ऑब्टेन्ड, 2 नए कॉम्बिनेशंस भी मिले थे, येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन राउंड। तो इस बेसिस पे उन्होंने प्रपोज किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 2 कैरेक्टर्स लिए, एक तो सीड शेप एंड दूसरा सीड कलर। यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किया एक साथ, कौन सा, सीड शेप एंड सीड कलर, राइट। तो ये लॉ क्या कहता है कि एक कैरेक्टर के एलील्स का जो सेग्रीगेशन है वो दूसरे कैरेक्टर के एलील्स से इंडिपेंडेंट होगा, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होंगे। Alleles of different genes are inherited independently within the organism that reproduce sexually। मतलब sexually reproducing organisms के अंदर अलग अलग जीन्स के जो अलील्स हैं, या कह लीजिए अलग अलग कैरेक्टर्स के जो अलील्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट किए जाते हैं। दे आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते हैं, ना ही वो एक दूसरे के इनहेरिटेंस को कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसको हम समझते हैं यहाँ गैमीट फॉर्मेशन की हेल्प से। जो ये जीनोटाइप आप देख रहे हैं ये F1 जनरेशन के प्लांट्स का था, राइट। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो F1 जनरेशन थी वो दोनों ट्रेट्स के लिए हेट्रोजाइगस थी, राइट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि राउंड शेप का, सीड शेप का जो अलील्स हैं वो अपना अलग उनका असॉर्टमेंट होगा, सेग्रीगेशन होगा, और जो सीड कलर के अलील्स हैं उनका सेग्रीगेशन अलग होगा, और वो उन दोनों का सेग्रीगेशन आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। इसी वजह से अगर हम कंसिडर करें सीड शेप को, तो 50% गैमीट्स के अंदर कैपिटल R अलील गया, राइट, और 50% के अंदर स्मॉल r अलील गया। कैपिटल R क्या है, वो राउंड शेप है और स्मॉल r रिंकल शेप। और इसी तरीके से जब हम येलो कलर या ग्रीन कलर की बात करेंगे तो जो येलो कलर का जीन है, अलील है, वो 50% राउंड शेप के साथ गया और 50% रिंकल्ड शेप के साथ। लाइकवाइज जो ग्रीन कलर का अलील है वो 50% राउंड शेप के साथ और 50% रिंकल्ड शेप के साथ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अलील्स हैं, ये दोनों कैरेक्टर्स के जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि कैपिटल R और कैपिटल Y एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते तो क्या होता, तो ये होता कि ये हमेशा गैमीट फॉर्मेशन के टाइम साथ ही रहते, और इस तरीके से सिर्फ हमें राउंड येलो, मीन्स कि अगर सीड शेप राउंड है तो येलो ही कलर ऑब्टेन होता, राइट। पर ऐसा नहीं हुआ, हमें 4 टाइप्स के सीड कलर्स मिले, राइट, जिनमें से 2 पेरेंटल थे, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड, और 2 नए कॉम्बिनेशंस थे, येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन राउंड। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ये दोनों ट्रेट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली
असॉर्ट हुए, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए और उन गैमीट्स में गए। अब हम एक बार मेंडल द्वारा प्रपोज किए गए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन one trait will express itself and the other trait will be concealed। मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक ट्रेट या एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा अलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो छुप जाएगा। ठीक, तो जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट अलील हो जाएगा और जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव अलील हो जाता है। Law of segregation, during gamete formation, allelic pairs segregate and only one allele enters a gamete randomly। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे एलिलिक पेयर जो है वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है और एक गैमीट के अंदर एक ही अलील एंटर करता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of characters। मतलब कि जो कैरेक्टर्स हैं उनके अलील्स जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं और गैमीट्स में एंटर करते हैं। अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली विद इन द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और जो अलील्स हैं डिफरेंट जीन्स के वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट किए जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।